अम्ल, क्षार और लवण पर ये अपनी सेकंड क्लास है। इससे फर्स्ट क्लास में हमने बता दिया था अम्ल क्या होते हैं, क्षार और लवण। इसमें हमने ये भी बताया था मैलिक अम्ल क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, जैसे टमाटर पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। इस प्रकार से हमने बात कर ली थी अम्ल क्षार की प्रवृत्ति। और कुछ इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर आते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये हमने बात कर ली थी। आज इस क्लास में बात करेंगे अम्ल, क्षार व लवण से संबंधित टॉपिक ये रहे। लुईस अम्ल व क्षार, लुईस संकल्पना अम्ल व क्षार के लिए। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल क्षार कौन कौन सी प्रवृत्ति, अम्ल क्षार किसको कहेंगे। आरएनएस के अनुसार अम्ल क्षार की पहचान कैसे करेंगे। और एक होता है सूचकों का अम्लीय व क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन, किस प्रकार से कोई भी सूचकांक अम्ल में कौन सा रंग देता है, क्षार में कौन सा देता है, ये हम बात करेंगे। और अपना जो लास्ट का टॉपिक रहेगा ये थर्ड क्लास में आएगा, ये सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास में आएगा अम्ल, क्षार व उसके सामान्य गुण, इनकी बात करेंगे हम अब थर्ड क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ इतने ही टॉपिक को, ठीक है। अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना, ब्रांस्टेड लोरी, आरएनएस के अनुसार और रंग के माध्यम, ये प्रकार से अपना वही तरीका है। पहले PYQ किस प्रकार से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, हर टॉपिक का क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, फिर उसकी थ्योरी बेस हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लुईस अम्ल नहीं है। अब इसमें एक लाइन बात आई है, शब्द लुईस अम्ल क्या है, इस लाइन में लुईस अम्ल। अब लुईस अम्ल के बारे में जानना होगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब ये आ गया लुईस अम्ल, तो बात कर लेते हैं लुईस अम्ल की। लुईस अम्ल में कहता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक जैसे धनायन जैसे प्लस होता है, प्लस हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करता है। जिस पर प्लस होता है ना, जैसे कि सोडियम पर प्लस है, ये प्लस है ना, ये माइनस को ग्रहण करेगा, माइनस, ये दोनों अभिक्रिया करके NaCl बनाते हैं, समझ गए। तो जिस पर धनायन होता है या जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, या इसमें एक लाइन और बोल रखा है क्या, कि जिसका अष्टक अपूर्ण होता है, जिसका अष्टक अपूर्ण होता है, वो कहलाते हैं लुईस अम्ल। तो लुईस अम्ल में तीन बातें बोली हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, जिसमें क्या होते हैं, धनायन प्रवृत्ति वाले होते हैं, या जिसके केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है, वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। जैसे BF3 बोरॉन टेट्राफ्लोराइड होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, AlCl का होल्थराइज है, मैग्नीशियम का, और सोडियम। देखो इन दोनों पर तो देख पा रहे होंगे, इन दोनों पर तो क्या है, प्लस है, धनायन है। तो धनायन मतलब इसमें तो ऋणायन की कमी है, ऋणायन की कमी होना मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और इलेक्ट्रॉन की कमी ही क्या कहलाती है, लुईस अम्ल। अब बात करें BF3 की, बात करते हैं, बोरॉन टेट्राफ्लोराइड BF3, ठीक है। तो बोरॉन टेट्राफ्लोराइड का अष्टक अपूर्ण होता है, ये पूर्ण करता है इसमें दो और इलेक्ट्रॉनों के साझा से, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों के साझा से अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि रिएक्शन बता देता हूँ मैं, जैसे BF3 का NH4 से हो जाए, NH4 में दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये रिएक्शन करता है, ये ऐसे बनाती है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है NH4, ये अपना दोनों ही इसको दे देता है, और ये बनता है उपसहसंयोजक, संयोजक, ये उपसहसंयोजक बंध है, ठीक है। ये बॉन्ड कौन सा है, उपसहसंयोजक, ये बॉन्ड। तो BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अष्टक अपूर्ण रहता है इसका, इस कारण ये लुईस अम्ल कहलाता है। आपको ज़्यादा भी कुछ नहीं ध्यान रहा तो ये एग्जाम्पल याद रख लेना। ये एग्जाम्पल BF3 का ज़्यादातर देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम। देखो इन पर धनायन है, जिस पर धनायन होता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अम्ल कहलाते हैं। क्षार इसका जस्ट विपरीत होता है, क्षार में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा पाई जाती है, या इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन धनी मतलब धनवान, धनवान मतलब जिसके पास होता है, तो इलेक्ट्रॉन धनी का जिसके पास इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, या इलेक्ट्रॉन युग्मी आधिक्य, युगम के रूप में पाया जा सकता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या युगम के रूप में भी, जिसके पास आधिक्य मतलब अधिकता होती है, वो लुईस क्षार कहलाते हैं। तो लुईस क्षार में इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाते हैं, और इसी के साथ ही
देखो इसमें H2O में ऑक्सीजन के पास देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन के पास देखो ये रहा है, देखो ये रहा H2O के पास, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। NH3 के पास, वो इसमें NH3 था, NH4 नहीं था, वो ये NH3 है, ठीक है यहाँ पर, हाँ अमोनियम है और ये अमोनिया है। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, ये कहलाता है अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। तो OH माइनस, देखो OH माइनस में देखो ऊपर देखो माइनस है, इसमें ऋणात्मक है, जिस प्रकार से क्लोरीन है Cl माइनस दे रखा देखो इसने, जिसके पास ऋणायन होता है वो कहलाता है क्षार कहलाता है। तो सिंपल ये एग्जाम्पल याद रख लेना, नहीं भी याद होता तो मैं बता देता हूँ। अम्ल कहलाता है, अम्ल होता है जिसके पास धनायन होता है या इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी पाई जाती है, बस। और क्षार कहलाता है जिसके पास ऋणायन होता है और इलेक्ट्रॉन की क्या पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है, सिंपल इतना। या जिस पर ऋणायन चिन्ह होता है ना वो क्षार कहलाता है, जिस पर धनायन चिन्ह होता है वो अम्ल कहलाता है, इतना याद रख लेना। तो ये तो थी अम्ल की अवधारणा। लुईस अम्ल, लुईस के लिए अम्ल व क्षार, तो अपने इसने पूछा अम्ल नहीं है, तो BF3 इसका अष्टक अपूर्ण होता, बी बताया था, अष्टक अपूर्ण होता है। इसको और खोले ना, बोरोन में क्या होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन अगर पूर्ण करके देखें तो होता है 2 और 3 होते हैं, 1s2 2s2 2p1 होता है। तो बाह्यतम कोश में इसमें उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन 3, तो ये तीनों ही देखो फ्लोरीन को देके अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इसका पूर्ण नहीं होता है, क्यों, 3 और 3 6 होते हैं, अष्टक पूर्ण होता है 8 से, फिर भी इसके पास 2 अनुपस्थित होते हैं, इसका अष्टक पूर्ण होता है। ये लुईस अम्ल है। इसी पूछा लुईस अम्ल नहीं है, तो मैग्नीशियम इस पर प्लस है, ये धनायन है, जिस पर धनायन होते हैं, सोडियम के पास भी धनायन है, तो धनायन होना या अष्टक पूर्ण होना अम्ल का उदाहरण है। लेकिन देखो OH पर क्या होता है, माइनस, और अभी बताया था मैंने आपको क्या, जिसके पास माइनस होता है, ये जिसके पास माइनस होता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। इसके पास माइनस है तो यही आंसर आएगा अपना, ठीक है। तो OH माइनस क्षार है, लुईस क्षार है, और अम्ल ये तीनों हैं ABC, ठीक है। तो ये तो थी लुईस अम्ल की अवधारणा। अब बात करते हैं कि लुईस जो संकल्पना है ये इलेक्ट्रॉन के युग्म के बारे में भी दर्शाती है। अगर इलेक्ट्रॉन युग्म अगर ग्रहण किया जाता है, और ग्रहण कौन कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी, और या फिर जिसके पास धनायन होता है वो ही ग्रहण कर सकता है, तो धनायन ही ऋणायन को ग्रहण करता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या धनायन होता है वो अम्ल कहलाता है। जस्ट अभी हमने देखा था ये रहा। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन युग्म का जो ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉनों का जो ग्राही होता है वो कहलाता है अम्ल, और जो दान देता है, जो दाता होता है, दान मतलब देना या दाता, और जो इलेक्ट्रॉन का दाता होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वो ही दे सकता है। तो अभी हमने देखा था कि जो दाता होता है, देखो इसमें देखा था जिसके पास इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य है, देखो ये रहा, देखो इसमें लिख रखा आधिक्य, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वो ही दे सकता है, और दाता देने वाला ही क्या कहलाता है, क्षार होता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म की भी बात करता है कि क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करता है वो अम्ल होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है युग्म के रूप में हो या चाहे सिंगल हो वो क्षार कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का देना दाता या क्षार कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अम्ल कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि युग्म के रूप में कैसे होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से अभी हमने जस्ट बताया था BF3 बोरोन टेट्राफ्लोराइड अम्ल होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि बोरोन का अष्टक अपूर्ण होता है, अष्टक अपूर्ण होता है, और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अडेप्ट करता है NH3 से, अमोनिया से। अमोनिया के पास है 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो ये यहाँ से देखो ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये तीर एरो रहा इधर, मतलब बोरोन टेट्राफ्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉनों
को ग्रहण करता है और 2 इलेक्ट्रॉनों के युग्म से जो बंध बनता है ना, वो ही होता है उपसहसंयोजक बंध। ठीक है, तो ये देखो ये रिएक्शन हो गई यहाँ पर। तो BF3 ये जो रिएक्शन करता है NH3 अमोनिया के दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, अपना तो अष्टक कंप्लीट कर लेता है, और जो बंध बनता है वो उपसहसंयोजक बंध होता है। तो अब बात कर लेते हैं उपसहसंयोजक बंध के बारे में। देखो क्या बोलता है कि लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्षार तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर जो यौगिक बनाते हैं ना, क्षार व अम्ल जो यौगिक बनाते हैं, ये दोनों परस्पर उपसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। और उपसंयोजक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ये ठीक है, वो उपसंयोजक बंध होते हैं। जोड़े का मतलब होता है साझे के इलेक्ट्रॉन एक ही दाता, एक ही देने वाला होता है, एक ग्राही होता है। जिस साझे में इलेक्ट्रॉन एक ही दाता परमाणु से हो। अभी हमने क्या देखा था, BF3 प्लस NH3। NH3 के पास 2 थे, तो देने वाला कौन है, NH3 ये दाता है, तो एक ही तो दाता है, ग्राही एक है, तो दाता एक ही, तो एक ही दाता हो और वो भी युग्म के रूप में देता हो, तो उसमें क्या होता है, उपसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, तो देने वाला अगर एक ही दाता होता तो उपसंयोजक बंध होता है। लेकिन सहसंयोजी बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा समान समान होता है। ठीक है, जिस प्रकार से Na प्लस और Cl माइनस, इन दोनों से ये लवण बनाते हैं NaCl। ठीक है, तो जिनमें परमाणुओं में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, वो कहलाते हैं सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं उनमें। इसमें HCl है, H प्लस Cl माइनस, तो दोनों बराबर बराबर करते हैं। ये एक ग्रहण करता है, इसके पास एक की कमी होती है, दोनों HCl बनाते हैं, ये होता है सहसंयोजी बंध। इसमें बोल भी रहा है, क्या बोल रहा है दिखा देता हूँ। सहसंयोजी बंध में जिसमें दोनों परमाणुओं में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, दोनों में ही। इसमें एक की कमी है, इसमें एक की वृद्धि है, तो दोनों ही HCl क्या बनाते हैं, सहसंयोगी बंध बनाते हैं, संयोजी बंध बनाते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का युग्म के रूप में। अगर युग्म के रूप में भी ग्रहण करता है तो अम्ल कहलाता है, देता है क्षार कहलाता है। युग्म के रूप में अगर एक ही दाता देने वाला हो तो उपसंयोजी बंध होता है। और जिनमें दोनों परमाणु में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा होने से जो बंध बनता है वो कहलाता है सहसंयोजी बंध। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अब अपनी आती है कि लुईस अम्ल अवधारणा देख ली, लुईस के लिए क्षार व अम्ल के बारे में। अब आता है ब्रांस्टेड लोरी परिकल्पना। याद रख लेना लुईस है, ट्रिक याद रखना लुईस है, जिसमें ई होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, लुईस में ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो तो होता है अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कहलाता है क्षार। दोनों में क्या कॉमन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अम्ल और इलेक्ट्रॉन देना क्षार। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ब्रांस्टेड लोरी परिकल्पना में इलेक्ट्रॉन ना होके प्रोटॉन होता है। और जो प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस, और प्लस कौन देता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। और वही जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या कहलाता है, अम्ल। बात वही है, लेकिन ब्रांस्टेड लोरी ने प्रोटॉन का नाम दिया कि जिसके पास प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन देता है तो देगा वही प्रोटॉन, प्लस वही देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो अम्ल कहलाता है। तो अम्ल होता है जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, जो दे सकता है। तो प्रोटॉन देना, प्लस देने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और इलेक्ट्रॉन की कमी अम्ल में होती है। ठीक है, तो ब्रांस्टेड लोरी ने प्रोटॉन पर आधारित किया है कि जो प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस देना मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना, अम्ल। और जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है वो होता है क्षार। ग्रहण कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, जैसे H प्लस और Cl माइनस।
ये हम बात कर लेते हैं। अब बात बताएं, इसमें Cl माइनस है, H प्लस है, तो ये जो दाता है ये तो दे सकता है, तो ये तो अम्ल होगा। और Cl माइनस है, माइनस प्लस को आकर्षित करेगा, तो ये जो ले सकता है ये होता है क्षार कहलाता है। सिंपल, समझे? तो यही होता है H प्लस। तो जो प्रोटॉन दाता होता है ब्रांस्टैंड लोरी में, प्रोटॉन दाता जिसके पास प्रोटॉन देने वाले के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कमी अम्ल में पाई जाती है, तो प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है। प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाता है। ठीक है, ये जस्ट उसी के विपरीत था, बस इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें प्रोटॉन लिया है। लुईस में ई है, तो ई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पर आधारित है लुईस, जबकि ब्रांस्टैंड लोरी किस पर आधारित होता है? प्रोटॉन पर। ये याद रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसी के साथ संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार की भी अवधारणा बताई जाती है। कई बार अम्ल क्षार तो हमने देख लिया कि प्रोटॉन दाता प्रोटॉन ग्राही में अम्ल व क्षार कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन जो निकलता है अम्ल से निकलता है वो तो कहलाता है क्षार, संयुग्मी क्षार। और जो ग्रहण होता है वो संयुग्मी अम्ल कहलाता है। वो कैसे है वो बता देता हूँ मैं। जिस प्रकार से अपने पास ये अम्ल है, HA अम्ल है, ठीक है, और ये B है, क्या है? ये क्षार है। तो HA इससे अभिक्रिया करता है, H प्लस A माइनस, और B क्षार होता है, B माइनस होता है, तो ये दोनों प्लस माइनस अभिक्रिया करके HB बनाते हैं, प्लस A माइनस, ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, यही रिएक्शन है ऊपर जो दर्शा रखा है। ठीक है, तो इसमें जो A माइनस है ये होता है संयुग्मी क्षार, याद रखना, क्योंकि माइनस आ गया इस पर। अम्ल में जैसे टूटेगा HA में H प्लस A माइनस, माइनस का मतलब संयुग्मी क्षार है। और HB इसके अंदर जो ये B है ये प्लस आ गया। ठीक है, ये होता है संयुग्मी अम्ल, तो इतना याद रख लेना। ठीक है, जो अम्ल से टूट कर जाता है वो क्षार बन जाता है। अम्ल से A टूट कर निकला तो ये क्षार बन गया, संयुग्मी क्षार। और जो अम्ल से जुड़ा वो वापस अम्ल बन गया, तो B अम्ल में जुड़ा तो ये संयुग्मी अम्ल बन गया। इतना याद रख लेना। अम्ल से जो टूटा वो संयुग्मी क्षार बन गया, जो टूटा वो अम्ल से अलग हो गया वो क्षार बन गया, जो वापस अम्ल में जुड़ा वो अम्ल हो गया, वो कहलाया संयुग्मी अम्ल। समझ गई? अब बात कर लेते हैं अपना अगली बात। तो देखो संयुग्मी अम्ल में जो HA है संयुग्मी क्षार ये होता है। अम्ल का संयुग्मी क्षार A माइनस व क्षार का संयुग्मी अम्ल B HB होता है। अतः HA क्या होता है? प्रोटॉन दाता होता है। प्रोटॉन दाता अतः अम्ल कहलाता है। क्योंकि प्रोटॉन दाता क्यों कहलाता है? क्योंकि H में प्लस तो होता है H और माइनस होता है A माइनस, ये प्रोटॉन दाता ही है। B प्रोटॉन ग्राही है, तभी तो देखो ग्राही है, तभी तो जुड़ा है। देखो प्रोटॉन ग्राही है B, जैसे ही ये माइनस होता है H प्लस होता है, तो जैसे देखो ये प्लस माइनस जुड़ के HB बना लिए। ठीक है, तो यही होता है कि B प्रोटॉन ग्राही है अतः क्षार कहलाता है। तो हमने क्या देखा कि जो ब्रांस्टैंड लोरी में प्रोटॉन के बारे में बताया गया। जो प्रोटॉन दाता होता है वो अम्ल कहलाता है, जो ग्राही होता है वो क्षार कहलाता है। ठीक है, और संयुग्मी में क्या बोला हमने कि जो अम्ल से हट जाता है वो क्षार होता है संयुग्मी, और जो जुड़ता है वो संयुग्मी अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ उदाहरण की। वो ये अभी हमने बताया था, हमने HAH भी लिया था, इसमें अम्ल ले लिया H2 अम्ल और NH3 अमोनिया क्षार है। तो देखो ये रिएक्शन कैसी होती है वो दर्शा देता हूँ मैं। H प्लस OH माइनस प्लस NH3 इसमें युग्म होते हैं। ठीक है, तो ये प्लस युग्म का मतलब इस पर माइनस होना, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिस पर से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो प्लस लेता है। तो प्लस इसमें से कौन सा? ये है, तो ये प्लस लेगा ना, तो ये तो NH4 बनाएगा। लेकिन NH3 का अष्टक पूर्ण हो चुका है तो NH4 प्लस लेता है, और इधर क्या बच गया? OH माइनस, OH माइनस बच गया।
कौन सा OH, ये रहा ना OH, ये OH, तो ये हो गया। तो HNH3 से मिलकर क्या बनाता है, ये तो NH4 बना देता है। H प्लस NH3 है, 3 तो H है, एक और H मिल गया तो 4 बन गई, तो NH4 हो गया। OH ऐसे कैसे बाहर निकल गया। तो अब देखो ये ऐसे कैसे, यही बात ये कर रहा है। तो ये H2O को H प्लस OH माइनस में तोड़ सकते हैं, क्योंकि दो देखो H प्लस और OH में 2 H है और एक ऑक्सीजन है, वही H2O को मैंने ऐसे तोड़ दिया ताकि रिएक्शन समझ में आ जाए किस प्रकार से प्लस माइनस से जुड़ा है। ठीक है, तो इसमें संयुग्मी अम्ल कौन सा बना है जिस पर प्लस आ गया, तो देखो ये प्लस आ गया NH4 पे, और जिस पर माइनस आता है वो संयुग्मी क्षार कहलाता है। या जो अम्ल से टूटा है, तो अम्ल से कौन सा टूटा है भाई, ये देखो इसमें देख पा रहे हो, इसमें देखो H2O में अम्ल से टूटा है OH माइनस, जो अम्ल से टूटा है वो क्षार कहलाता है। अभी बताया था, अम्ल से टूटने वाला क्षार कहलाता है, अम्ल में जुड़ने वाला अम्ल कहलाता है, संयुग्मी अम्ल कहलाता है, इसे बोलते हैं। तो ब्रांस्टेड लोरिया उदाहरण में हमने क्या देखा कि जो प्रोटॉन का दाता होता है वो अम्ल कहलाता है, ग्राही होता है वो क्षार कहलाता है। कुछ नहीं, प्रोटॉन का मतलब प्लस होता है, प्लस देने वाला जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो अम्ल कहलाता है। सिंपल है, लुईस से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन लुईस में इलेक्ट्रॉन लिया था, ब्रांस्टेड लोरी में इसने प्रोटॉन ले लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं आरएनएस के बारे में। आरएनएस के बारे में क्वेश्चन इसने क्या पूछा है कि आरएनएस के अनुसार अम्ल है। अब आरएनएस ने क्या बोला है, सिंपल बता देता हूँ मैं। जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में वही बात है, आप खुद बता दोगे। देखो मैं, मुझे पता है, जो H प्लस होता है, जो H प्लस देता है, जिसके पास प्लस होता है वो H प्लस देना, वो अम्ल कहलाता है भाई। अभी बताया था प्लस की प्रवृत्ति किसकी होती है, अम्लों की होती है, और जो OH माइनस देता है वो क्षार कहलाता है। ये आरएनएस बोलता है। क्वेश्चन में देख लो क्या बोल रहा है कि अम्ल है, तो जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं तो क्षार कहलाती हैं, अम्ल नहीं है। जो H प्लस आयन ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण नहीं करते, ये देते हैं, देखो देने वाले होते हैं। मैं दोनों में देना लिखा है मैंने, देखो इसमें भी देख पा रहे होंगे आप, इसमें भी देना लिखा है, इसमें भी देता लिखा है। जो H प्लस देते हैं तो ग्रहण नहीं करते हैं, जो जलीय विलयन में H प्लस देते हैं, देखो ये रहा, अम्ल कहलाते हैं। तो आरएनएस ने क्या बोला कि जलीय विलयन में जो H प्लस देते हैं, प्लस जिस पर होता है वो अम्ल कहलाता है, और जो OH देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। बात सिंपल है, यही बोला था मैंने। अब बात कर ले आरएनएस के अनुसार हम क्यों अपना वो करें। ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में केवल H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो OH आयन में घटित होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH को हाइड्रोक्सिल आयन बोल सकते हैं, आयन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। यही मैंने बताई थी। जो H प्लस देते हैं, देना, दोनों में देना होता है, ग्रहण नहीं करते, इसमें देना ही होता है। ठीक है, तो और ये जलीय विलयन में देते हैं, ये भी बात याद रख लेना। देखो इसमें स्पष्ट लिख रखा जलीय विलयन। अब बात कर लेते हैं, जैसे ये है अम्ल, अम्ल में HCl है, HCl टूटता है किस में, H प्लस में और Cl माइनस में। जल में टूटता है तो H प्लस होता है, ये अम्ल होता है ना। तो जो H प्लस देता है, तो H प्लस देता है जिसमें टूटने के बाद H प्लस उपस्थित होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। इसमें H प्लस है भाई। H2SO4 में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, 2H प्लस होता है प्लस SO4 माइनस होता है। तो H प्लस इसने दिया है देखो, और जो देता है वो अम्ल कहलाता है। अब आते हैं KOH, KOH में K प्लस प्लस OH माइनस होते हैं, और जो माइनस देता है, देखो इसमें माइनस देता है, जो OH हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो क्षार कहलाता है। यही बोला इसने। तो ये क्या होते हैं, ये क्षार होते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, क्षार के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Ca प्लस प्लस इसने देखो हाइड्रोक्सिल आयन दिया है, तो जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो क्षार कहलाता है, देखो, और जो H प्लस देता है वो अम्ल कहलाता है। यही बोला है इसने। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों की, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
ये थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। अच्छा जी, वे अम्ल जो जलीय विलय में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जिसमें पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रबल अम्ल। और ये एग्जाम्पल याद रख लेना। एक पीक्रिक अम्ल हो रहा है, देखो इसमें दे रखा है, जो पूर्णतः ही विलय हो जाते हैं वो होते हैं, आयनित हो जाते हैं जो जल में, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो पूर्णतः आयनित नहीं होते वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल में ये इम्पोर्टेंट है, CH3COOH, ठीक है। CH3COOH ये अम्ल है, ये याद रख लेना, ये दुर्बल अम्ल है। और H2CO3 ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। ये सिरका में पाया जाता है ना, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल पूछ लेता है कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, क्योंकि पूर्णतः विलय नहीं होते। बताऊंगा, रिएक्शन आएगी इसकी। और जो क्षार में, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो प्रबल, जो पूर्णतः हो जाते हैं वो तो प्रबल कहलाते हैं। प्रबल में सोडियम पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं। और जो दुर्बल क्षार की बात करें वो होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं दुर्बल क्षार होते हैं। तो ये याद रख लेना, लिख लेना, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार जो जल में पूर्णतः विलय हो जाते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार कहलाते हैं। जो नहीं होते हैं पूर्णतः वो दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल एक एक का देख लेना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार है। और इसमें एक होता है, देखो ये दो पूछता है ज़्यादातर, HCl, HNO3 और ये तीनों पूछता है। ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक HCl, ये प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। तो ये पूछता है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या होते हैं। एग्जाम्पल पूछ लेता है इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल क्षार है, ठीक है। और प्रांटस्टीन लोरिया उदाहरण क्या कहलाते हैं, जो H+OH आयन रखते हैं। H+ वाले, H+ देता कौन देता है, अम्ल, दोबारा बता रहा हूँ। और जो OH देता है वो कहलाता है क्या, क्षार, ठीक है। ये ब्रांटस्टीन लोरिया उदाहरण है। तीन अवधारणा वो आरेनियस अवधारणा है। हम तीन अवधारणा पढ़ी है, लुईस अवधारणा, हमने ब्रांटस्टीन लोरिया उदाहरणा पढ़ी है। अब एक के बारे में सिंपल बता देता हूँ मैं, याद रख लेना। लुईस में क्या होता है, ट्रिक याद रख लेना, ई से इलेक्ट्रॉन, तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही और इलेक्ट्रॉन दाता, ठीक है। जो ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं, वो तो कहलाते हैं अम्ल। और जो दाता इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। एक तो लुईस की है, एक है ब्रांटस्टीन लोरिया उदाहरण। इसमें भी दो ही बात है, क्या है, एक होता है प्रोटॉन दाता और एक होता है प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन ग्राही, अब प्रोटॉन होता है H+, प्रोटॉन क्या होते हैं, H+ होते हैं। और जो H+ देते हों जी, H+ वो ही देता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो कहलाते हैं अम्ल, और ये कहलाएंगे क्षार, ठीक है। और एक अवधारणा कौन सी है अपनी, जो अभी जस्ट हमने पढ़ी है, वो है अपनी आरेनियस की, आरेनियस की अवधारणा। और इसमें भी इसने दो बताए हैं, एक तो इसने बताया H+ देने वाले देता है, और एक जो OH देता है जलीय विलयन में। तो H+ देता है जिसमें प्लस होता है, वही बात है, देखो इसमें प्लस होता है ना, जिस प्रकार से हमने इसमें देखो प्रोटॉन दाता प्लस, इसमें देखो इसमें भी क्या है, प्लस है, जो देता है वो अम्ल कहलाता है, और जो OH- देता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। इसमें भी प्लस है, ये भी अम्ल कहलाता है,
ठीक है। तो ये 3 उदाहरण पढ़ी हमने, अच्छे से याद करने ना, लुईस ब्रांस्टन, आर्रेनियस। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो नॉर्मल होती हैं, जो जैसे कि जो पानी में घुलनशील क्षारक होते हैं वो क्षार कहलाते, जो अम्ल होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, खाने का सोडा होता है ये। देखो इसमें लिख रखा भी है, खाने के सोडे से अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। कैसे वो भी बता देते हैं। सोडियम बाइक अम्ल, कोई भी अम्ल ले लेता हूँ, जैसे H+HCl अम्ल है प्लस NaHCO3 है। जैसे ये अभिक्रिया करते हैं तो Na तो Cl बन जाता है, देखो ये रहा NaCl बन जाता है, NaCl बन जाता है और H2O बन जाता है और प्लस CO2 बनता है। रिएक्शन देख लो, NaCl हो गया, बिल्कुल 2H, ये हम कर रहे हैं रिएक्शन को संतुलित करना, 2H और 1 ऑक्सीजन, तो 1H ये रहा, 1H ये रहा, 1 ऑक्सीजन इस यहाँ से ले लेते हैं तो H2 हो गया, तो एक तो कार्बन बचा और 2 ऑक्सीजन ये CO2 में हो गए, तो ये देखो CO2 निकल रही, यही मैंने बताया था। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट से अम्ल क्रिया करते हैं ना तो CO2 गैस निकलता है। ठीक है, तो देखो ये रहा, इसमें बोला है CO2 गैस निकलता है। एक किसी ने बोला है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस कैसे, वो दिखा देता हूँ। जैसे जिंक कोई भी धातु है, ये HCl से अम्ल से अभिक्रिया करती है, ये तो क्या है, धातु है, और ये क्या है, ये अम्ल है। तो धातु अम्ल से क्रिया करती है तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस का H2। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन में क्या करते हैं, इसमें 2 कर देते हैं, यानी जिंक क्लोराइड और H2, ये H2 गैस निकल रही। तो अभी क्या बताया कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कुछ बातें जो घरों में अचार, नींबू का रस, अमचूर की चटनी आदि को धातु के पात्र में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि इनकी उपस्थिति में अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ बनाते हैं। तो घर में जो अचार है, नींबू का रस आदि को पात्र में, कौन से पात्र में, धातु के पात्र में नहीं रखते हैं। ठीक है, धातु के पात्र में क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये अम्ल है ना, ये धातु के साथ अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अम्ल कहाँ से पता चला आपको? अरे नींबू, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। घरों में अचार होता है, खट्टे होते हैं अचार, अमरचूर की चटनी, आम वगैरह होते हैं, खट्टे होते हैं, जो खट्टा होता है वो अम्ल होता है। एक है अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा, और जो खट्टे होते हैं वही अम्ल कहलाते हैं। ML लैसे लैटिन, ऐसे याद रख लेना, लैसे लैटिन भाषा से। ठीक है, और अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं, ये मैंने कल बता दिया था, एक पहले वाली क्लास में देख लेना। ओके, अब आते हैं रंग के बारे में। अपना एक टॉपिक बचा हुआ रंग के बारे में, कि जो सूचकांक होते हैं वो अम्ल से क्रिया करते हैं तो कौन सा रंग देते हैं, क्षार से क्रिया करते हैं तो कौन सा रंग देते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्षारीय माध्यम में फिनोप्टेरिन सूचक का रंग होता है, किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, कैसा होता है? तो ये रंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा, ये हैं सूचक, ये हैं अम्ल से और ये हैं क्षार से। तो लिटमस पत्थर होते हैं, जो अम्ल होता है ना, वो क्या करता है, नीले को लाल करता है। कल बताया था मैंने, क्या बताया था कि में ले से लाल है, और अम्ल में ले कहाँ आ रहा है, अंतिम में आ रहा है, और अंतिम लाल होगा, मतलब शुरू में क्या होता है, नीला। तो नीला लिख देना, अंतिम में लिखना लाल, और ये तीर एरो लगा देना। तो नीले को क्या करता है, ये लाल करता है अम्ल। अम्ल ले से लाल होता है, अंतिम में आता है, शुरू में नीला कर देना। तो अम्ल नीले को लाल करता है, लिटमस पत्थर को। और
ये कल बता भी दिया था कि लिटमस क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होते हैं। हल्दी क्या होता है, प्राकृतिक सूचक। गुड़हल भी क्या होता है, फूल होता है, तो ये प्राकृतिक सूचक हैं। जबकि ये दोनों क्या है, ये कृत्रिम सूचक हैं। ये कल बता दिया था मैंने, स्टार भी लगाया था कि याद रख लेना, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक, ये पिछले वाली क्लास में देख लेना। तो लिटमस पत्र को अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं, जबकि क्षार लाल को नीला करते हैं। ये पूछता है, ये अब जस्ट अभी ये है ना, ये पूछा जा चुका है अपने चतुर्थ श्रेणी में कि अम्ल लिटमस पत्र को ब्लू से रेड करते हैं, ठीक है, याद रख लेना, नीले से लाल करते हैं। हल्दी का रंग अम्लीय माध्यम में पीला होता है और क्षारीय माध्यम में लाल होता है, ठीक है, याद रख लेना। गुड़हल है वो अम्लीय माध्यम में गुलाबी व मैंजेटा होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में हरा होता है। फिनोप्थेलिन है वो अम्लीय माध्यम में रंगीन होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में क्या होता है, गुलाबी होता है। मेथिल ऑरेंज है अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। अपना क्वेश्चन था फिनोप्थेलिन क्षारीय माध्यम में क्या होता है, गुलाबी होता है। देखो ये रहा गुलाबी, तो क्या बोलेंगे, गुलाबी, ठीक है। तो ये अपने कलर थे, कुछ अवधारणा थी, ब्रांस्टेड लोइस अवधारणा और आरएनएस का सिद्धांत देखा हमने। अब बात कर लेते हैं लवण से संबंधित। इससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो कितना की याद आपको कि क्षार होते हैं, कौन कौन क्षार होते हैं। प्रोटॉन दाता ये अम्ल कहलाते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं वो भी अम्ल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं वो कहलाते हैं क्षार। तो यही आंसर होगा अपना सी, ठीक है। अगर बात करें अवधारणा की, बता दो साथ साथ, प्रोटॉन दाता किस अवधारणा से बताता है, ये ब्रांस्टेड-लोरी अवधारणा, ब्रांस्टेड-लोरी अवधारणा। इलेक्ट्रॉन युग्म ये लुईस अवधारणा से बोलता है, ये दोनों लुईस अवधारणा को बोलते हैं। जबकि आरएनएस तो जलीय विलयन में H+OH- के बारे में बात करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कुछ बातें हैं लवण से संबंधित। अम्ल, क्षार व लवण अपना टॉपिक यही था। तो निम्न कथनों पर सत्य कथन की पहचान कीजिए। क्या कि लवण सामान्यतः उदासीन होते हैं, सत्य बात है, क्योंकि लवण होते हैं अम्ल व क्षार की रिएक्शन से, और वो भी उदासीन रिएक्शन होती है, ठीक है। और ये जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। लवण के बारे में अब बात कर लेते हैं। देखो ये रहा लवण। तो लवण कहलाते हैं क्या, अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा लवण व जल बनता है। तो जैसे HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, तो NaCl और H2O ये जल बनता है। कैसी रिएक्शन हुई वो मैं बता देता हूँ। H+Cl- प्लस का Na+OH का माइनस, ऐसे तोड़ सकते हैं हम, क्योंकि H पर क्या होता है, प्लस होता है, और OH पर हमेशा माइनस होता है। तो ये माइनस होता है, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या बनाएंगे, NaCl, और H+OH- बनते हैं, ये बनाएंगे H2O। देख लेना, H और H, 2 H हो गए, 2 H और 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन है, तो NaCl-OH2 ये रिएक्शन होती है। तो इसमें जो बनता है ना उदासीन लवण, ये होता है। लवण के बारे में देखो ये बता रखा है कि यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है, क्योंकि उदासीन हो गया, अम्ल व क्षार का दोनों ही अनुपात समान अनुपात में मिलता है, ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। और उदासीनीकरण ऊष्माक्षेपी, यह अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्रकार की भी होती है। कैसे, जैसे इसने दे रखा है कि HCl प्रबलम है और ये NH4OH दुर्बल क्षार है। जस्ट अभी बताया था आपको मैंने प्रबलम और दुर्बल क्षार के बारे में। तो NH4 क्या होता है, NH4 पे प्लस होता है, OH पर माइनस होता है, H पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, तो माइनस प्लस से अभिक्रिया करता है, तो NH4Cl होता है और H2 होता है, ये होता है एसिटिक अम्ल होता है।
दुर्बल अम्ल, NaOH होता है प्रबल क्षार। इसके बारे में बता देता हूँ। CH3COO माइनस प्लस का H प्लस होता है, ठीक है, और प्लस में Na प्लस और OH का माइनस होता है। रिएक्शन कौन करेगा? प्लस से माइनस करेगा, तो इससे ये करेगा और ये H2O बनाएगा। देखो ये रिएक्शन बन रही है अपनी, देख लो आप। CH3COO देख पा रहे हैं तो CH3COO प्लस HCl होता है। HCl नहीं होगा, H2 होगा, ठीक है। HCl नहीं होगा, H2 होगा, क्योंकि अगर NaCl होता ना, ये NaOH की जगह NaCl होता तो HCl बन जाता, क्योंकि Cl छोड़ता है, लेकिन इसने H प्लस और OH दे रखा है ना, तो ये जल छोड़ता है, ठीक है। ये भी याद रखना है लवणों के बारे में। अब लवणों के उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक होते हैं, क्योंकि अम्ल व क्षार से बनते हैं, युग्म बनता है। लवण उदासीन होते हैं, ये भी याद रख लेना। लवणों के जलीय विलयन में विद्युत के ये सुचालक होते हैं। देखो ये दोनों ही ऑप्शन थे अपने उस क्वेश्चन में कि लवण उदासीन होते हैं, जलीय विलयन में सुचालक होते हैं। देख लो ये रहा कि जलीय विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं जलीय विलयन में, और सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं, ये बोल रखा है इसने, ठीक है। अगला देखो कि ये सामान्यतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। लवण क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, उच्च गलनांक क्वथनांक होता है, जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं और उदासीन होते हैं। क्रिस्टल में इनके साथ क्रिस्टलन जल भी उपस्थित होता है। क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है तो क्रिस्टलन जल भी उपस्थित होता है, जलन नहीं, जल उपस्थित होता है। लवण के साथ निश्चित संख्या में जल के अणु जुड़े होते हैं, ये बात सत्य है। जैसे ये रहा, सोडियम कार्बोनेट है के साथ 10H2 है, कैल्शियम सल्फेट के साथ है 2H2 है, और ये फिट करिए, ये याद रख लेना। और भी बताएंगे, जिप्सम बताएंगे हम, ठीक है, और नीला तोता क्या होता है वो पूरा कंप्लीट बताएंगे। अपना एक टॉपिक बचा हुआ है गुण के बारे में, अम्ल क्षारों के गुण, उसमें कंप्लीट आएगा, ठीक है। तो ये अपनी थी क्लास, ये याद रख लेना अगर अच्छा कंटेंट लगा तो। और ये वही अपना एक एक क्वेश्चन, फिर एक एक अपना थ्योरी बेस था, क्वेश्चन के आधार पर अपना एक टॉपिक लास्ट बचा है ये, जिसमें हम अम्ल क्षार के सामान्य गुण पढ़ेंगे। नीला तोता, जिप्सम क्या होती है, जितने भी लवण बनते हैं अम्ल क्षार से, क्योंकि अवधारणा तो आज हमने पढ़ ली है सारी, लुईस ब्रांस्टेड और RNA से पढ़ लिए। तो ये था, ये सेकंड क्लास थी अपनी। फर्स्ट क्लास एक बार ज़रूर देख लेना, उसमें जैसे मैलिक अम्ल है जो सेब में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल है जो संतरा नींबू में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल है जो पालक में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, ठीक है। तो पहली क्लास देख लेना, और अपनी थर्ड क्लास में ये जो तीसरी क्लास आएगी संडे को, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। संडे को नहीं, गुरुवार को आएगी, संडे को तो ये क्लास है ही, ठीक है।